Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, I hope everyone is happy. Friends, today is our lecture number 8 of Banking and Financial Institution जो कि हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 7, पेपर 2 की यूनिट नंबर 7 है बैंकिंग. सो फ्रेंड्स, हम आज का टॉपिक हमारा बेसल नॉर्म्स ये कवर करने. बेसल होता क्या है वो डिटेल्स में समझाती हूँ. सो फ्रेंड्स, यूनिट स्टार्ट करने से पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए. सो फ्रेंड्स, बेसल्स क्या होते हैं? व्हाट आर बेसल्स? पहले बेसल समझते हैं कि बैंकिंग में बेसल का मतलब क्या होता है. देखो, बेसल मतलब होता है हमारे हर कंट्री में जो सबके पास सेंट्रल बैंक्स होती है, जैसे आरबीआई. हर कंट्री की अपनी एक आरबीआई बैंक होती है. तो वो आरबीआई बैंक्स में क्या होता है कि उनको कौन कंट्रोल करे? बाकी बैंक्स को तो आरबीआई कंट्रोल करती है. हर कंट्री की अपनी, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है तो उसे कौन कंट्रोल करती है? सेंट्रल बैंक है. तो वो क्या करती है? कॉमर्शियल बैंक्स, बाकी जो उसके अंडर जो सारी बैंक्स है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. बट आरबीआई को जितनी भी हर कंट्री की खुद की सेंट्रल बैंक होती है उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कौन रेगुलेट करता है? उनकी पॉलिसीज़ कौन फॉर्मुलेट करता है? तो ये सारे कौन करता है? बेसल क्या होती है? एक सिटी का नाम है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, विच इज़ ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्यूरो, जो BIS है. उसके लिए क्या प्रिपेयर किया था? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. ये सेटलमेंट करती है सारे देशों की जितनी भी बैंक्स होती है ना, आरबीआई उनको कंट्रोल करती है ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. दैट इज, उसे हम क्या कहते हैं? बेसल. ये बेसल है जो हमारे आरबीआई जी, हर कंट्री की आरबीआई जो बैंक्स होती है उनको कंट्रोल करती है. और इसका ये एक सिटी का नाम है स्विट्ज़रलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑल्सो हेडक्वार्टर्स ऑफ द, ये BIS का हेडक्वार्टर भी है स्विट्ज़रलैंड में. सो BIS क्या है? वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. BIS फॉस्टर कोऑपरेशन अमोंग सेंट्रल बैंक्स विथ ए कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ये कोऑपरेशन करना मतलब बहुत सारी बैंक्स मिलके 10 कंट्रीज कोऑपरेट करना, सब बैंकों को एट द टाइम ऑफ डेफिसिट के टाइम में हर कंट्री की मदद करना. तो उसके लिए हर कंट्री को रूल करना कि हर कंट्री के आरबीआई को, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई डेफिशिएंसीज नहीं आए, कुछ भी होता है तो उनको रेगुलेट करते. तो दैट इज़ व्हाट आवर बेसल नॉर्म्स. तो उसके लिए क्या बनाई गई थी? बेसल कमिटीज़ बनाई गई थी. अलग अलग कमिटीज़ थी बेसल में कि ऐसे बैंक्स को फॉलो करने पड़ेंगे, ये कमिटीज़, ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके. तो बेसल कमिटी क्या होता है? नेम्ड एज द कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरवाइजन प्रैक्टिसेस. वाज ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज. देखो, 10 कंट्रीज थी. ये 10 कंट्रीज, जो 10 कंट्रीज मिलकर ये एक ग्रुप बनाया था, एक बेसल नॉर्म्स बनाए थे 10 कंट्रीज मिलके स्विट्ज़रलैंड में, कि हम, ये 10 कंट्रीज आगे आई और बोले कि हम फॉलो करेंगे, आप कमिटी बनाओ बैंकिंग रेगुलेशंस करने के लिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को, हर कंट्री के आरबीआईज को रेगुलेट करने के लिए. दे कम टुगेदर विद द 10 कंट्रीज एंड दे मेक ए कमिटी. तो इससे क्या होता है? उनके जो हेडक्वार्टर ऑफ एट द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए उन्होंने 10 कंट्रीज आगे आके कमेटी बनाई इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए, और उसे क्या बोलते हैं हम? बेसल. एस्टेब्लिश टू एनहेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजन वर्ल्ड वाइड. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करना और इम्प्रूव करना, उनकी फाइनेंशियल बैंकिंग, जो बैंकिंग रेगुलेशंस होते हैं, बैंकिंग सुपर, उन सबको रेगुलेट करना और कॉपरेट करना बिटवीन मेंबर कंट्रीज, कॉपरेशन बना के रखना मेंबर कंट्रीज में. तो ये सब इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे. सो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी टुक प्लेस इन February 1975 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी. और कहाँ पे हुई थी? और हर मीटिंग हैव बीन हेल्ड रेगुलरली 3 और 4 टाइम्स ए ईयर सिंस. हर साल एक ईयर में 3-4 टाइम्स ये मीटिंग्स होती है, जो कि हर कंट्री, जो ये 10 मेंबर कंट्रीज है, वो मीटिंग्स हेल्ड करती है. तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है? कुछ कैपिटल एडिक्वेसी होती है, विच आर कॉमनली नोन एज, कुछ कैपिटल एडिक्वेसी डिसाइड किए गए थे, जैसे बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3.
जो और बेसल कमिटीज़, कुछ कमिटीज़ भी होती है, प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, ताकि कस्टमर्स के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके। कुछ ये नॉर्म्स दिए गए थे इन कमिटीज़ के द्वारा। सो ऐसे द सेट ऑफ द एग्रीमेंट बाय द BCBS, जो बेसल कमिटी, बेसल बैंकिंग सुपरवाइजन है, ये कमिटीज़ थी जिन्होंने कुछ नॉर्म्स दिए थे, जैसे बेसल विच मेनली फोकस ऑन द रिस्क ऑफ टू द बैंक्स। जो हर बैंक को क्या होती है, रिस्क होती है, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक लोन दे रहा है, तो बैंक तो लोन तो दे रहा है, तो वो रिस्क ही हुई ना। बैंक को अभी कुछ लोन दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लोन बैंक को वापस ही मिले, क्योंकि अगर होम लोन देता है बैंक, तो होम लोन तो घर बेच, अगर सामने वाला बंदा कस्टमर इफ़ ही कांट पे द लोन देन ही कैन सेल द हाउस, तो वो घर बेचकर बैंक पैसे उठा सकता। बट कुछ ऐसे भी होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि हम पैसे नहीं उठा सकते, तो वो रिक्स ही होता है। ये रिक्स बहुत ज़्यादा रिक्सी काम होता है लोन देना बैंक्स के द्वारा, तो इनके पास रिक्सी कैपिटल बोल के होता है। तो उसमें क्या होता है, और रिक्सी कैपिटल, तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे। जैसे इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया ये बेसल एकॉर्ड्स फॉर द बैंकिंग सिस्टम, इंडिया ने भी एक्सेप्ट हुए थे, और इसके लिए बेसल एकॉर्ड हैज़ गिवन अस द 3 बेसल नॉर्म्स विच इज़ बेसल 1, 2 एंड 3, और उसके लिए 3 बेसल नॉर्म्स दिए गए थे। सो हम ये जो इम्पोर्टेंट है ये डिस्कस करते हैं। इंडिया एंड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, इंडिया ने क्या किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नरसिम्हा कमिटी इन 1991 टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। उन्होंने क्या नरसिम्हा कमिटी अपॉइंट की थी ताकि सजेस्ट करे रिफॉर्म्स फाइनेंशियल, और इन्होंने इनकी कैपिटल एडिक्वेसी क्या थी, एटलीस्ट 8%। उनको क्या बोला गया था, देखो कैपिटल ये एक है, द रेशियो इज नॉन एज द कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। रिस्क एसेट रेशियो क्या है, हर बैंक लोन देती है, तो वो क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट आप लोन दे रहे हो, अगर 180, अगर आप 100% या 10% लो, तो उसका 8% आप अपने पास भी रखो, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आए। तो दैट इज़ वाट हमारा 8% टू द रिस्क वेटेड एसेट ऑफ द बैंक। वो उनके पास एसेट्स रहते हैं, जो रिस्क वेटेड एसेट्स रहते हैं ना, वो उनका 8% रखने के लिए बोलते हैं। तो उस इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। तो हर कंट्री क्या करती है, डेफिनेशन इसमें हर कंट्री वो बेसल्स और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो फॉलो करती है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CR क्या बोल रहा है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल। ये क्या बता रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय CAR मतलब एज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क एसेट्स। देखो बैंक के पास उतना, बैंक लोन दे रहा है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि बैंक के पास सारा पैसा रिटर्न आने वाला, तो कुछ रिस्क कैपिटल भी होता है, जो उनको रिस्क, उन्हें पता है कि हमें रिस्क खेलनी, और हमारे पास कुछ रिस्की कैपिटल्स भी है जो हम रिटर्न नहीं आ सकते, तो उसके लिए कुछ रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल, तो उन्हें अपने पास उतना उस रिस्क कैपिटल को फेस करने के लिए कि अगर आगे जाके अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि हम वो पैसा वापस नहीं ला सकते, वी कांट बोरो द मनी लोन दिया हुआ, तो उनके पास कुछ ऐसा कैपिटल रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल उनके पास रहना चाहिए, ताकि वो जाके आगे वो डेफिशिएंसीज फेस कर सके। दैट इज आवर CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल टू रिस्क वेटेज टू एसेट। उनके बराबर उतना पैसा उनके पास जमा रहना चाहिए, ताकि वो आगे जाके उस चीज़ को मेंटेन कर सके, और ताकि एडिक्वेसी ना हो और डेफिशिएंसीज ना हो और बैंकरप्सी ना हो। क्योंकि बैंकरप्सी आपने सुना होगा, जैसे ये विजय माल्या वगैरह, इन्होंने बहुत सारे बैंकरप्ट किया, तो उससे ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है कि बैंक्स बंद करनी पड़ती है। तो उसके लिए बेसल 1 जो सबसे पहले, उसमें क्या बेसल 1 में क्या बोला गया था, जो कमिटीज़ ने डिसाइड किया कि 1988 में बेसल 1 आ चुका था, BCBC इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम। ये बेसल 1 कब आया था, 1988 में, और इसमें क्या बोला गया था कि बेसल कैपिटल एकॉर्ड ऑल्सो कॉल्ड बेसल 1, इट फोकस्ड, किस पे फोकस्ड किया, ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। जो क्रेडिट रिस्क है ना, जो हम क्रेडिट बैंक्स जो क्रेडिट दे रहे हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया कि एटलीस्ट 8% तो उनको रखना ही रखना है। इट वॉज फिक्स्ड कि 8%, द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट उनके पास 8% रखना ही है, रखना है, ताकि वो उन 10 मेंबर कंट्रीज़ के जो वो बेसल कमिटीज़ थी, उनकी ये डिसाइड किया गया कि एटलीस्ट
हमारे जो वेटेड जो एसेट है, रिस्क वेटेड एसेट्स, उनको कवर करने के लिए वी हैव टू कीप 8% कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो रिस्क वेटेड एसेट है मींस एसेट्स विद द, लेकिन इसमें इंडिया ने, और एक चीज़ है, इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 1991 में। सो देखो इंडिया कितना पीछे है, जब ये 1988 में ऑलरेडी बेसल 1 आ चुका, लॉन्च हो चुका, तो लेकिन इंडिया को इसको अडॉप्ट करते करते कितना हो गया 1999 में, क्योंकि इंडिया के पास उतना कैपिटल नहीं था ताकि वो ये चीज़ों को फेस कर सके। तो ये ट्विन्स ऑब्जेक्टिव्स थे बेसल 1 के। नंबर 1 था टू एंश्योर एन एडिक्वेट लेवल ऑफ कैपिटल इन द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, एक अपना कैपिटल मेंटेन करे कि हमारे पास इतना कैपिटल पड़ा है, तो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में आने के लिए उनके पास उतना कैपिटल था। नेक्स्ट है टू क्रिएट ए मोर लेवल प्लेइंग फील्ड इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक मोर लेवल प्लेइंग फील्ड जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है सारे देशों का, तो उसमें वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए वो तैयार है या नहीं है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स है, जो इंडिया इस वजह से लेट हो चुका था क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल नहीं था। नेक्स्ट बेसल 2, अभी भी इंडिया बेसल 2 में ही अटका है क्योंकि अभी तक 3 में नहीं गया क्योंकि इंडिया के पास उतना नहीं है। 2004 में बेसल 2 में आया। बेसल 2 की गाइडलाइंस क्या बताई गई थी कि बैंक शुड मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ रिस्क एसेट्स है, जो रिस्क एसेट्स है उनके 8% उन्हें मेंटेन करके रखना। और दूसरा, बैंक्स वी आर नीडेड टू डेवलप एंड यूज़ बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, उनके पास बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि वो मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, दैट इज क्रेडिट एंड इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायर, सारी वो रिस्क को कंट्रोल कर सके। बैंक्स नीड्स टू मैंडेटरी डिस्क्लोज, उनको बैंक्स को क्या ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि नहीं, हाँ आपको डिस्क्लोज करना ही है देयर रिस्क एक्सपोजर एसेट्रा टू द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को अपना ट्रांसपेरेंसी करनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी, मतलब ये मतलब बहुत ही जरूरी कर दिया गया था, इसे हम मैंडेटरी बोलते हैं कि हमें डिस्क्लोज करना, एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज बाय द बैंक, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। सो उसके लिए 3 पिलर थे बेसल 2 में, पिलर 1, पिलर 2 एंड पिलर 3। पिलर 1 में क्या बोला गया, मिनिमम रेगुलरिटी कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन रिस्क वेटेज, कैपिटल मतलब कैपिटल उनके पास उतना होना चाहिए ताकि वो उस रिस्क वेटेड एसेट्स को कवर कर सके। मेंटेन कैपिटल कैलकुलेटेड थ्रू क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये सब आप पीपीटी के थ्रू रीड कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इसे समझना पड़ता है बेसल्स को, बेसल नॉर्म्स को, ताकि हम क्वेश्चंस के आंसर कर सके, इसको बेसिक समझना पड़ता है। पिलर 2 में हमें क्या बोला गया, सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस, सुपरवाइजरी करना, रेगुलेटिंग टूल्स हैं जो उनके काम से पेरिफेरल रिस्क दैट बैंक फेस, जो बैंक फेस करिए उनको रिव्यू करना। पिलर 3 में मार्केट डिसिप्लिन, इंक्रीजिंग द डिस्क्लोजर, द बैंक मस्ट प्रोवाइड टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ बैंक्स, उसको ट्रांसपेरेंसी करनी है, बैंक्स को हमें ट्रांसपेरेंट करना है, हमें हर चीज़ डिस्क्लोज करनी है ताकि वो 10 मेंबर कंट्रीज के सामने वी हैव टू, बिकॉज हम मेंबर हैं उनके, तो वी हैव टू डिस्क्लोज, हमारी आरबीआई क्या करती है तो दैट मस्ट बी डिस्क्लोज। बेसल 3 जो लास्ट है, इन 2010 में बेसल 3 गाइडलाइंस आ चुके थे और ये गाइडलाइंस क्या थे, वेर इंट्रोड्यूस टू रेस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2000 है, जो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे ना उनको रेस्पॉन्स इंट्रोड्यूस, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। इन 2012 लेहमान ब्रदर्स कोलैप्स इन सितंबर 2008, द नीड फॉर फंडामेंटल स्टैंडिंग ऑफ द बेसल 2 फ्रेमवर्क कि इन चीज़ों को वो कैसे उनका मुकाबला कर सके, जो कि बेसल 3 में हमें समझाया गया था। और 3 नॉर्म्स एम, उनका एम क्या था, मेकिंग मोस्ट बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज देयर ट्रेडिंग बुक एक्टिविटीज मोर कैपिटल इंटेंसिव, सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा आगे किया जाए ताकि वो हम ट्रेड कर सके। सो फ्रेंड्स ये सब थे हमारे बेसल नॉर्म्स, जो कि हमारे 10 मेंबर कंट्रीज़, जो कि हर कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं, जो उसके मेंबर कंट्रीज़ है तो दे हैव टू फॉलो इट। तो अभी तक इंडिया है हमारा बेसल 2 में, बेसल 3 तक अभी तक नहीं पहुंचा है। सो फ्रेंड्स ये सारे बेसल 3 के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, यू कैन गो थ्रू द पीपीटी। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टफ भी है, तो इसे 1-2 बार गो थ्रू करो तो पूरा समझ में आएगा। ज़्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट सब बता चुकी हूँ। फॉर टुडे ओनली दिस मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरीज हो देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।